Hi everyone, and thanks for joining me on DocSteach. Today we will be discussing the clinical anatomy of the brachial plexus. Majorly we will discuss upper trunk injury and the lower trunk injury. In the last video we discussed about the brachial plexus. Before we start the clinical anatomy of the brachial plexus, let me revise all these things what we have studied so far. तो हमने देखा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारे पास वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 and T1 roots. These form the brachial plexus. While the C5 and C6 ventral rami of C5 and C6 spinal nerves join together to form the upper trunk, and the C7 root continues as the middle trunk, while the ventral rami of C8 and T1 root join together to form the lower trunk. Each trunk is split into anterior division and the posterior division. As we see here, upper trunk divides into anterior division and the posterior division, middle trunk divides into anterior division and the posterior division, and similarly the lower trunk also divides into the anterior division and the posterior division. Then we see that anterior division of upper trunk and anterior division of middle trunk, these both fuse together to form the lateral cord, while the anterior division of lower trunk continues on its own as the medial cord, while all the posterior division of upper trunk, middle trunk and the lower trunk, these all fuse together to form the posterior cord, and these cords gave rise to branches. As we discussed in the last video, lateral cord gave rise to the lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve and lateral root of median nerve, जिसके लिए मैंने निमोनिक बताया था लव मी लूसी. And posterior cord gave rise to the branches radial nerve, thoracodorsal nerve, upper subscapular and lower subscapular nerve and the axillary nerve, जिसके लिए निमोनिक बताया था ultra. And medial cord gave rise to the branches medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm and medial root of median nerve and ulnar nerve, that is a major nerve here. ठीक है, और इसके लिए हमने निमोनिक किया था M for you, और हमने ये भी बताया था कि हमने कॉर्ड को लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल क्यों नाम दिया है, इसलिए क्योंकि दीज आर रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. लेटरल कॉर्ड इज लेटरल टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, पोस्टीरियर कॉर्ड इज पोस्टीरियर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, व्हाइल मीडियल कॉर्ड इज मीडियल टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. उसके अलावा हमने देखा कि इन ब्रांचेस के अलावा हमारे पास अलग से ब्रांचेस निकल रही हैं रूट्स और ट्रंक से. हमने देखा कि C5 की रूट से एक अलग से ब्रांच निकल रही है जिसको हमने नाम दिया डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और द नर्व टू रोम्बॉइड. उसके अलावा हमने देखा C5 रूट, C6 रूट एंड C7 रूट, तीनों के रूट्स ज्वाइन होकर एक ब्रांच बना रहे हैं, एक नर्व बना रहे हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई कर रही हैं. उसके अलावा हमने देखा कि अपर ट्रंक से हमारे पास दो ब्रांचेस निकल रही हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है, जिसकी रूट वैल्यू हमारे पास C5, C6 होंगी क्योंकि अपर ट्रंक जो है इन दोनों के वेंट्रल रेमाई से बन रहा होता है, और ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है सुप्रा स्पाइनेटस मसल और द इंफ्रा स्पाइनेटस मसल. उसके अलावा हमने देखा कि दूसरी ब्रांच नीचे जा रही होती है जो कि नर्व टू सबक्लेवियस है, जो कि अपर ट्रंक से ही निकल रही होती है. ये सब हमने देखा. उसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द पोस्टफिक्स ब्रेक. हाँ, इसके अलावा हमने पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस भी देखा. तो हमने क्या कहा कि प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है. प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस अगर हमारे पास C5 के बजाय C4 से शुरू हो, यानी एक स्टेप पहले, ठीक है, C4 से शुरू हो और एक स्टेप पहले ख़त्म हो C8 पे. वैसे C5 से T1 था, अभी C4 से C8, एक स्टेप पहले शुरू हो और ख़त्म हो तो उसको हमने प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस का नाम दिया. और हमने बात की कि C6 से T2 एक स्टेप बाद में शुरू हो और एक स्टेप बाद में ख़त्म हो तो वो हमारे पास पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस कहलाएगा. अभी हम शुरू करते हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. तो क्लिनिकल एनाटमी में हमारे पास सबसे पहले आती है अपर ट्रंक इंजरी, या फिर इसको हम कहते हैं एर्ब्स पैरालिसिस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगी लोअर ट्रंक इंजरी जिसको हम कहते हैं क्लम्कीज पैरालिसिस. एर्ब्स पैरालिसिस को हम एर्ब्स पैरालिसिस क्यों कहते हैं, एर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास एर्ब्स पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होती है. और एर्ब्स पॉइंट क्या होती है, हमें पता है कि अपर ट्रंक कैसे बन रही होती है. C5 और C6 के जो वेंट्रल रेमाए थे वो दोनों फ्यूज़ होकर हमारे पास अपर ट्रंक बना रहे थे, और अपर ट्रंक फिर एंटीरियर डिवीजन दे रही थी और पोस्टीरियर डिवीजन दे रही थी. और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि अपर ट्रंक से हमारे पास दो ब्रांचेज निकल रही थी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व एंड द
हाँ, तो हमने देखा कि सुप्रास्कैपुलर नर्व भी निकल रही थी और नर्व टू सबक्लेवियस भी निकल रही थी। तो ये हमारे पास कैसे हो गई, एक C5 रूट, एक C6 रूट, एक हमारे पास एंटीरियर डिवीजन, एक हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन, एक हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक हमारे पास नर्व टू सबक्लेवियस। इन 6 की 6 नर्व्स की जो मीटिंग पॉइंट होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एर्प्स पॉइंट। तो यहाँ मैंने लिख रखी है मीटिंग पॉइंट ऑफ C5 C6 रूट्स, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस इज नोन एज एर्प्स पॉइंट। ठीक है, तो जब भी अपर ट्रंक इंजरी होगी तो हमारे पास एर्प्स पॉइंट पूरी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब हमारे पास सवाल ये बनता है कि अपर ट्रंक की इंजरी कब होगी। अपर ट्रंक की इंजरी जब होगी जब हमारा जो हेड है अपोजिट साइड की तरफ बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये कब होगा, जैसे मिसाल लेते हैं, हम एक हाइट से गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, एक हाइट से अपसाइड डाउन गिर रहे, सीधा नहीं गिर रहे, अपसाइड डाउन, यानी कि गर्दन जो है, हमारा जो नेक है वो ज़मीन की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है। इस तरीके से इस पोजीशन में गिर रहे हैं। तो जब हम ज़मीन से टकराएंगे तो हमारी गर्दन ज़मीन को जब लगेगी तो वो साइड पे टिल्ट हो जाएगी और देयर इज एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑन अपोजिट साइड। तो इस तरीके से हमारे पास अपर ट्रंक की इंजरी हो जाएगी। तो हम जब हमारे पास अपर ट्रंक की इंजरी होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास अपर ट्रंक में मेन रूट्स जो हैं वो C5 और C6 जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो C5 और C6 रूट जिस नर्व में आएंगी वो नर्व मेजरली इंजर्ड होंगी। तो वैसे तो बहुत सारी नर्व्स हैं लेकिन 3 मेन नर्व्स हैं, ठीक है, जो इसमें इंजर्ड होंगी, जिसमें हमारे पास है, पहली जो है वो हमारे पास है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, दूसरी जो है हमारे पास है एक्सिलरी नर्व, तीसरी जो हमारे पास है रेडियल नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू जो है C5 C6 C7, तो C5 C6 इन्वॉल्व होंगी। एक्सिलरी नर्व जो है वो हमारे पास कंप्लीटली इंजर्ड होगी। ये बात आपने याद रखनी, MCQ में आती है कि C5 और C6 जो है कंप्लीटली इंजर्ड होगी। और रेडियल नर्व चूंकि C5 C6 C7 C8 T1 क्योंकि पोस्टीरियर डिवीजन से बन रही होती है तो सारी रूट वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं सब ट्रंक की। ठीक है, तो हमारे उसमें C5 C6 यहाँ भी इन्वॉल्व होंगी। तो सवाल बन सकता है कंप्लीटली इंजर्ड इज एक्सिलरी नर्व, पार्शियली इंजर्ड इज रेडियल नर्व एंड मेजरली इंजर्ड जो है वो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व भी आ जाती है इसमें। अब मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व अगर इंजर्ड हो गई तो क्या होगा, पहले हमें इनका नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए, जब भी तो हम देखेंगे ना नॉर्मल फंक्शन लॉस होगा तो क्या होगा। तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व नॉर्मली क्या करती है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व नॉर्मली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। और वो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स हैं उनका फंक्शन क्या है, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाना। जब ये डैमेज हो जाएगा मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व तो हमारे पास एल्बो की एक्सटेंशन हो जाएगी, एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन हो जाएगी। दूसरी बात, एक्सिलरी नर्व की बात करते हैं। तो एक्सिलरी नर्व हमारे पास किसको सप्लाई करती है, डेल्टोइड मसल को। और डेल्टोइड मसल का नॉर्मल फंक्शन है शोल्डर जॉइंट में एबडक्शन करवाना, यानी बॉडी से दूर ले जाना, मिड पॉइंट से बॉडी के दूर ले जाना। अगर ये डैमेज हो जाए तो शोल्डर एडक्ट ही रहेगा, ठीक है, एबडक्शन नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है 2 मसल को सप्लाई करता है, सुपाइनेटर मसल एंड ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ठीक है, सुपाइनेटर मसल का क्या काम है, रेडियो अल्नर जॉइंट पे सुपाइनेशन करवाना, ठीक है, और ब्रेकियोरेडियलिस का क्या काम है, मिड प्रोन पोजीशन पे फ्लेक्शन करवाना। अब जब भी इंजरी हो जाएगी हमारे पास, जब भी इंजरी हो जाएगी तो सुपाइनेटर का फंक्शन भी जाएगा, ब्रेकियोरेडियलिस का फंक्शन भी जाएगा। तो सुपाइनेशन नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर प्रोनेशन ही रहेगी और हमारे पास फ्लेक्शन में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये हमारे पास फंक्शन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 नर्व्स के फंक्शन जाएंगे। अब इनके अलावा हमें पता है कि अपर सब स्कैपुलर नर्व भी होती है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व भी होती है, वो भी डैमेज होंगी। जी बिल्कुल, वो भी डैमेज होंगी लेकिन उनका इतना इफेक्ट नहीं आता। उसके अलावा हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नर्व है जो अपर ट्रंक से निकल रही थी, नर्व टू सबक्लेवियस है, ये भी डैमेज होगी। सुप्रा स्कैपुलर नर्व जब डैमेज होगी तो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस का फंक्शन जाएगा। और जब सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस का फंक्शन जाएगा तो इनका नॉर्मल फंक्शन हमें पहले पता होना चाहिए। तो इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये दोनों जो है हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे लैटरल रोटेशन करवाते हैं। और जब भी हमारे पास ये फंक्शन जाएगा तो हमारे पास मीडियल रोटेशन ही रहेगी, लेटरल रोटेशन हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास मीडियल रोटेशन होगी। तो हमारे पास क्या मिला, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से एक्सटेंडेड एल्बो, एडक्टेड शोल्डर ड्यू टू एक्सिलरी नर्व डैमेज, रेडियो अल्नर जॉइंट प्रोनेशन एंड द शोल्डर जॉइंट की मीडियल रोटेशन। तो ये चारों जो टिपिकल सिम्टम्स हैं ये हमारे पास अपर ट्रंक इंजरी में हमें देखने को मिलेंगे। और दिस इज नॉन एज एर्प्स पैरालिसिस, या फिर इसको हम कहेंगे वेटर्स टिप, या फिर इसको हम कहेंगे पुलिसमैन्स टिप। ठीक है, जब भी वेटर टिप ले रहा होता है तो अपने साइड से यूं करके ले रहा होता है। ठीक है, तो that all symptoms include in the upper trunk injury, these all symptoms are of the upper trunk injury। इसके बाद हमारे पास आ जाती है lower trunk injury। Coming to lower trunk injury,
विच इज़ आल्सो नोन एज क्लम्कीज पैरालिसिस। तो क्लम्कीज पैरालिसिस में आने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लें कि लोअर ट्रंक बनता कैसे। C8 और T1 की जो वेंट्रल रिवाई की रूट्स हैं वो ज्वाइन होकर हमारे पास लोअर ट्रंक बनाती हैं और उनसे फिर एंटीरियर डिवीजन निकलती है और पोस्टीरियर डिवीजन। और ये बात याद रखनी है कि लोअर ट्रंक या उनकी रूट से कोई भी हमारे पास अलग से ब्रांच नहीं निकलती, ठीक है। और ये इंजरी कब होती है? ये इंजरी जब होती है जब हमारे पास हमारी आर्म और शोल्डर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा उन पे फोर्स लग जाए, अपवर्ड फोर्स लग जाए, जिसकी वजह से हमारे पास आर्म और शोल्डर के दरमियान या फिर आर्म और कंप्लीट चेस्ट के दरमियान एंगल बढ़ जाए। ऐसा सिनेरियो कब होगा? मिसाल ले लें, हाइट से हम गिर रहे हैं और सडनली हमने किसी सपोर्ट को पकड़ लिया। हाइट से कोई गिर रहा है, ठीक है, सडनली मैंने एक दरख्त की टहनी को पकड़ लिया, तो मेरा हाथ और मेरे शोल्डर के दरमियान सडन फोर्स आएगा, एक्सला पे हमारे पास स्ट्रेच आएगी, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी का भी पुल आ रहा है और ऊपर से भी हमने सडनली पकड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी आर्म और शोल्डर के दरमियान हमारे पास एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी इंजरी में हमारे पास लोअर ट्रंक जो है वो इंजर्ड होगा। चूँकि लोअर ट्रंक में हमारे पास C8 और T1 इन्वॉल्व हैं, तो C8 और T1 की जो मेजर नर्व है जिसकी रूट वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व की रूट वैल्यूज़ अगर हम देखें तो हमारे पास C7 भी आएगी उसमें, लेकिन C7 जो है वो उसके बहुत ही माइन्यूट फाइबर्स आ रहे होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास जब अल्नर नर्व जाएगी तो अल्नर नर्व के सारे फंक्शन जाएंगे, ठीक है। तो अल्नर नर्व का जो फंक्शन है उनमें एक फंक्शन जो है ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को सप्लाई कर रही होती है, जिसमें हमारे पास लम्ब्रिकल्स, मीडियल लम्ब्रिकल्स, लैटरल लम्ब्रिकल्स ये सारे आ रहे होते हैं और इंट्रोसाई मसल्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इनके मोटर लॉस पे, जो कि मसल्स की सप्लाई इंटरप्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा। अब लम्ब्रिकल्स का नॉर्मल काम क्या है? लम्ब्रिकल्स का नॉर्मल काम ये है कि लम्ब्रिकल्स जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हमारे पास क्या फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं। भाई ये याद कैसे रखा जाए? इस तरीके से याद रखा जाए, एल से लम्ब्रिकल, एल से लेटरल। ये मेरा आप हाथ की पोजीशन देखें, ये मेरे हाथ की पोजीशन है, ठीक है। अब आप पहचानें यहाँ पर मेरे कौन से जॉइंट होंगे? मेटाकार्पल्स होंगे, यहाँ पर फेलेंजेस होंगे, तो इन दोनों के दरमियान मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे क्या होगी? हमारे पास फ्लेक्शन होगी, दैट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लम्ब्रिकल्स, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन होगी। यूँ नहीं होंगे मेरे जो ये उंगलियां होंगी वो यूँ नहीं होंगी, नॉर्मली यूँ होंगी, एक्सटेंड होंगी। तो ये एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट और फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लम्ब्रिकल्स, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है। और जब लम्ब्रिकल्स की नर्व सप्लाई इंटरप्ट होगी तो क्या होगा हमारे पास? तो कुछ यूँ होगा कि जहाँ पर फ्लेक्शन हो रही थी वहाँ एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन हो जाएगी। ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन हो गई और जहाँ पर एक्सटेंशन हो रही थी वहाँ पर फ्लेक्शन हो जाएगी। तो देखें, अब मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हमारे पास एक्सटेंशन हो गई है और हमारे पास इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे हमारे पास फ्लेक्शन हो गई है। तो इस तरीके की कंडीशन क्या कहलाएगी? क्लॉ हैंड, ठीक है। क्या कहलाएगी? क्लॉ हैंड। और ये लोअर ट्रंक इंजरी में हमारे पास एक सिम्टम तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है? सेंसरी लॉस होगा मीडियल हैंड और फोर आर्म पे, मीडियल फोर आर्म पे, क्योंकि हमारे पास अल्नर नर्व उनको भी सप्लाई कर रही होती है। अल्नर नर्व मीडियल हैंड, ठीक है। ये मेरी जो मीडियल साइड है, ठीक है, ये मेरी जो मीडियल साइड है इसको सप्लाई कर रही होती है। देखें, ये जो है मीडियल हैंड और फोर आर्म, यहाँ से अल्नर नर्व आ रही होती है और ये मीडियल हैंड और फोर आर्म को सेंसरी सप्लाई दे रही होती है, तो वो भी मेरी जाएगी। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम देखा जाएगा। अब हॉर्नर सिंड्रोम के पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखें, हमारे पास T1 है। T1 जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं T1 में, ठीक है। हमारे पास पता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो का नाम क्या है? थोरेको लंबर आउटफ्लो। वो थोरेको और लंबर जो हमारे पास लेवल्स हैं वहाँ से बन रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि T1 जाएगी तो सिंपैथेटिक सिस्टम पे भी कोई इफेक्ट आएगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम पे इफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होगी और उसके 3 टिपिकल सिम्टम्स हैं। एक उनमें तो हमारे पास मियोसिस है, जिसे हम कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट ही रहेगा, डायलेट नहीं हो पाएगा। एनहाइड्रोसिस होगी, यानी कि स्वेटिंग खत्म हो जाएगी। और टोसिस होगी, अपर आईलिड ड्रूप हो जाएगा, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। अब इसके पीछे हमारे पास लॉजिक क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होगी? इसके लिए हमारे पास आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, जो कि आप आई की एनाटमी में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए प्यूपिल है, प्यूपिल अगर मैं देखूं तो प्यूपिल के अंदर 2 मसल हो रहे होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक होता है डायलेटर प्यूपली, एक हमारे पास होता है स्फिंक्टर या फिर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपली, ठीक है। डायलेटर प्यूपली का नॉर्मल फंक्शन क्या है? प्यूपिल को डायलेट करवाना, प्यूपिल को डायलेट करवाना। और हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपली का नॉर्मल फंक्शन होता है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, प्यूपिल को
कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना। अब जो डायलेटर प्यूपली मसल है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और जो स्फिंक्टर प्यूपली है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट इज ऑल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, ठीक है। अब जब हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स की इंटरप्शन होगी, डैमेज होगा, तो सिंपैथेटिक फंक्शन जाएगा, प्यूपिल डायलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम का T1 आउटफ्लो जो है वो खत्म हो गया, कट हो गया है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा, तो प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास मियोसिस के पीछे लॉजिक है। दूसरी बात है एनहाइड्रोसिस। अब एनहाइड्रोसिस स्वेटिंग क्यों खत्म होगी? जो हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्वेटिंग को कंट्रोल रेगुलेट कर रहे होते हैं। जब सिंपैथेटिक फाइबर्स की इंटरप्शन हो जाएगी, उनका कट हो जाएगा आउटफ्लो का, तो हमारे पास स्वेटिंग भी नहीं हो पाएगी, तो स्वेटिंग एब्सेंट होगी। टोसिस की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक मसल होता है हमारे आईलिड में, सुपीरियर आईलिड में, लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस, ठीक है, जिसको हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व कहते हैं, उसके साथ हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स रन कर रहे होते हैं और वो लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मली आईलिड को एलिवेट कर रहा होता है, ऊपर उठा रहा होता है, लिफ्ट कर रहा होता है। लेकिन जब सिंपैथेटिक फाइबर्स की इंटरप्शन हो जाएगी तो हमारे पास आईलिड एलिवेट नहीं हो पाएगी, तो वो हमेशा नीचे गिरी रहेगी, तो दैट इज नोन एज ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। तो टोसिस इन मेडिकल टर्म इट इज नोन एज टोसिस। तो ये सिम्टम इस वजह से होंगे। तो हॉर्नर सिंड्रोम को हम मैप से याद कर सकते हैं, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस, टोसिस। तो ये सिम्टम, तो ये तीनों मेन, मोटर लॉस हो जाए अगर इंट्रिंसिक मसल का, सेंसरी लॉस हो जाए मीडियल हैंड एंड फोरआर्म, और हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए, तो ये तीनों जो होंगे ये हमारे पास किस में होंगे? ये हमारे पास लोअर ट्रंक इंजरी या फिर क्लम्पकीज पैरालिसिस में होंगे। जैसा हमने देखा कि हमारे पास अगर मोटर लॉस हो गया तो हमारे पास क्लॉ हैंड हो जाएगा, और क्लॉ हैंड में हमारे पास क्या हो रहा था? एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लॉ हैंड। उसके अलावा सेंसरी लॉस हो रहा था, उसके अलावा हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम, जिसको हमने मैप से किया कि मियोसिस, टोसिस एंड हमारे पास हाइड्रोसिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास लोअर ट्रंक इंजरी में हो जाएगा, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर बीसीक्यू में कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें ये सारे सिम्टम, और अगर इनमें से एक दो या सिम्टम भी आ जाते हैं, तो आपने बिना कुछ सोचे आपने लोअर ट्रंक इंजरी या फिर क्लम्पकीज पैरालिसिस को मार्क करना है। तो ये था हमारे पास तमाम क्लिनिकल एनाटमी के बारे में। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट्स क्लिनिकल एनाटमी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you don't miss any of the future upload. Goodbye until next time.